अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। तो लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन ये है कि द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी under the force of gravity is called projectile motion। मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। और मतलब मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं आगे की तरफ, वो बॉल आगे भी जाती है और नीचे भी जा रही होती है, तो ये उसकी टू डायमेंशनल मोशन हो गई। और इसी तरह अगर हम नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकें, जैसे यहाँ से एक बॉल इस तरह से जा रही है, तो ऊपर जाते वक्त भी ऐसा हो रहा था कि वो ऊपर भी जा रही थी और आगे भी जा रही थी। जी, तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, अगेन इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखें तो इसके अंदर दूसरी जो कंडीशन है वो लिखी हुई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अ रॉकेट और मिसाइल फायर एट अ टारगेट। कोई रॉकेट है या मिसाइल है जिसको हम एक टारगेट पर फायर कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की मिसाल है। अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर जो है वो फुटबॉल को किक करता है, ये भी इसकी एग्जांपल है, ये जैसे डायग्राम के अंदर ये दिखाया हुआ है। इसी तरह अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो ये भी एक एग्जांपल है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन। तो ये सारी हमारे पास जो है ये एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अब इसके अंदर एक बात आप याद रखें, नोट में ये बात जहन में रख लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन। जैसे हमने टू डायमेंशनल मोशन की बात की है, तो इसके अंदर अब ये दो किस्म का मोशन होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको फेंकते हैं आगे की तरफ, तो इससे उसके अंदर ये हॉरिजेंटल मोशन पैदा होता है। और जब उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो उसमें फिर ये वर्टिकल मोशन जो है ये पैदा हो जाता है। जी, दूसरी बात यह है कि नो हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट्स ऑन द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जैसे ऊपर आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि इस पे लगने वाली सिर्फ एक ही फोर्स होती है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अंदर हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर एयर फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स तो एक्ट कर नहीं रही होती, इसीलिए जो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसमें चेंज नहीं पैदा होगी। तो एक्सीलरेशन पैदा करने के लिए या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स का एक्ट करना जरूरी है। जी, उसके बाद ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ इस पर अमल करने वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है।
तो इसीलिए वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जी। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, वो जी होता है। अच्छा, तीसरी बात है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये पैराबोलिक होता है। जैसे ये डायग्राम के अंदर भी मैंने बनाया हुआ है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसका बकायदा मैथमेटिकल प्रूफ भी है। जो ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसकी जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, तो उसके अंदर बकायदा आप इसको प्रूफ करते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ होता है। जी, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं ओरिजिन पर विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड मेकिंग एंगल अल्फा। ये हमने सपोज कर लिया। तो उस सूरत में ये मैंने डायरेक्ट ही उसकी इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी है। ये फर्स्ट जो आपके पास है एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, और वाई जो है ये भी टी टी का फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है या पाथ है, उसकी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। इनमें से अगर आप टी को एलिमिनेट कर दें, तो टी को एलिमिनेट करने के बाद ये वाली इक्वेशन हम हासिल करेंगे। ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके अंदर देखें, एक वाई वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। यहां पर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, एक क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर वेरिएबल हो, वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो यहां से भी ये क्लियर हो गया कि इसका जो कर्व बनेगी इस इक्वेशन की, वो पैराबोलिक कर्व होगी। जी, नेक्स्ट आपके पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, covered by projectile from point of projection to the point where it hits the ground। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से ना, ये आपके पास इसका इस तरह से ट्रेजेक्ट्री या पाथ है। तो अब ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है एक्स की डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। The horizontal distance covered by projectile from point of projection to the point where it hits the ground। Point of projection क्या होता है? जहां से हम उसको फेंकते हैं या जहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां से लेकर जहां पर वो दोबारा जमीन को टकराता है, वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली ये इसका फार्मूला है। तो डेरिवेशन हम इसकी नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन आप बुक्स से देख लीजिएगा। बेसिकली हमने ये फार्मूले प्रिपेयर करने हैं एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि लेक्चरशिप में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स के हमने डेरिवेशंस की हैं, थोड़े से टफ थे, तो यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट इनके फार्मूले आप देखें। तो ये रेंज आपके पास आ गई। अब ये जो रेंज है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अल्फा है ना इसके अंदर। सपोज कर लेते हैं कि कोई भी आपके पास एक गिवन वेलोसिटी है, तो गिवन वेलोसिटी के लिए जो रेंज है, वो अल्फा पे फिर डिपेंड करेगी कि आप कितने एंगल के साथ उसको फेंकते हैं, तो कितनी ज्यादा आपको रेंज मिलती है। तो जब ये साइन टू अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहां पर हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो मैक्सिमम रेंज, द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई/4। ये यहीं से निकला है। ये आप बिल्कुल यहाँ से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं कि जो साइन टू अल्फा है, साइन टू अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आप 1 ले लें। साइन दूसरी तरफ जाके जब इनवर्स होगा,
तो 1 का इनवर्स ये π/2 बन जाएगा, और ये 2 जब इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो अल्फा की वैल्यू आपके पास π/4 आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम अल्फा कितना लेंगे, π/4। मतलब अगर आप किसी गेंद को, किसी बॉल को दूर फेंकना चाहते हैं, ज्यादा दूर फेंकना चाहते हैं, तो फिर आपको उसे 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। तो अब ये साइन 2 अल्फा को 1 कर देने से ये मैक्सिमम रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, ये आपके पास आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात जहन नशीन कर लें कि 45 के ऊपर रेंज मैक्सिमम है। अगर 45 से एंगल हम ज्यादा करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा। जैसे ये ना साथ में डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 30 डिग्री पर भी ये यहाँ पर फॉल करेगा, और 60 डिग्री पर भी ये यहाँ पर फॉल करेगा। मतलब 45 से एंगल ज्यादा करते हैं तो भी रेंज कम होती है, और अगर हम एंगल कम कर देते 45 से तो भी रेंज कम हो जाती है। लेकिन एक बात और भी ऑब्जर्व करने के काबिल है कि 60 डिग्री पर हाइट ज्यादा है, लेकिन 30 डिग्री पर हाइट कम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 45 से एंगल को ज्यादा कर देते हैं, हाइट ज्यादा हो जाएगी बट रेंज कम हो जाएगी। इसी तरह 45 से अगर हम एंगल को कम कर देते हैं तो उस सूरत में हाइट कम हो जाएगी, और जो रेंज है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे 45 जो एंगल है उसके लिए। जी, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं और जब वो दोबारा जमीन पर जाकर टकरा जाता है, इस दौरान जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देंगे। तो इसका जो फार्मूला है ये आपके पास यहाँ पर है। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब रेंज जो थी वो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस था, और हाइट जो है ये अलोंग वाई एक्सिस आप डिस्टेंस लेंगे। तो हाइट का फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। जी, यहाँ पर नोट करने के काबिल बात यह है कि फॉर ए गिवन वेलोसिटी देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक थीटा और एक जो है वो आपके पास 90 माइनस थीटा। एक एंगल आपके पास थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप थीटा 20 डिग्री ले लेते हैं तो 90 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 70 बन जाएगा। फॉर विच हॉरिजेंटल रेंज इज सेम। मतलब दो एंगल्स पर आपको सेम रेंज मिलेगी। तो जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक एंगल 20 डिग्री है और एक एंगल है 70 डिग्री। 20 और 70 की रेंज सेम है, मतलब एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट गिरेगा। इसी तरह एक आपके पास एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, इनकी भी जो रेंज है वो सेम है। तो सेम रेंज आप टू डिफरेंट एंगल्स पर गेट कर सकते हैं। उन एंगल्स का आपस में रिलेशन ये है कि उन एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। तो जैसे अगर 15 डिग्री अगर एक एंगल है, तो 15 डिग्री पर फेंके गए प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो दूसरे किस एंगल पर वही रेंज मिलेगी। तो 90 में से आप 15 को माइनस कर दे तो 75 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है
रिजल्ट है, ये आप याद रखें कि एक ही रेंज के लिए देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट एंगल्स, और एंगल्स पर क्या कंडीशन होगी कि उनका सम जो है वो 90 होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। अब ये क्वेश्चन पीपीएससी 2020 के अंदर पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2v0 sin α - g। तो ये नहीं, अच्छा सेकंड ऑप्शन है 2v0 cos α/g। थर्ड ऑप्शन ये वाली है, इसी तरह डी ऑप्शन जो है ये वाली है। अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है कि टी इज इक्वल टू 2v0 sin α/g है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन v0 sin 2α sec⁻⁴ इसमें से साइन 2 α को ओपन करके डबल एंगल की मदद से आपने 2 sin α cos α लिखा, और ये जो सीकेंड अल्फा था इसको आप 1/cos राइट कर लें। ये कॉस जो है इस कॉस से कैंसिल आउट होगा, तो बाकी आपके पास बचा 2v0 sin α/g। दैट इज द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये इसने थोड़ा सा पचीदा करके लिख दिया इस फार्मूले को, है वो इस सिंपल टाइम का फार्मूला है। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। हम 45 से एक बॉल को फेंकते हैं, और इफ द हॉरिजेंटल रेंज इज 10 मीटर, जो हॉरिजेंटल रेंज है वो 10 मीटर है, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज। हाइट के बारे में आपने बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये फोर ऑप्शंस दी हुई है। अब यहां से चूंकि हमें रेंज दी हुई है, तो रेंज का फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करें तो यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल ले v0 इस फार्मूले से। ये जी आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, sin 2 α जो है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी की वैल्यू आर हमें गिवन है 10 है, और एंगल भी गिवन था 45, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 90 हो गया। साइन 91 होता है, ऊपर 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 98। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर है वेलोसिटी के ऊपर, तो ये तकरीबन 100 के करीब 98 100 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 10 या 9.9 के करीब आ जाएगा। तो अब ये वेलोसिटी अगर यहाँ पर पुट करें, एंगल भी वही पुट करें, तो इनको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आपके पास 2.5 मीटर आ जाएगा। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज 5 मीटर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने बताना है कि जब रेंज आपको 5 मिले। तो अब यहाँ पर इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है, तो इस रेंज वाले फार्मूले में रेंज पुट करें 5 मीटर, और यहाँ से एंगल की वैल्यूज निकाल लें। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास sin 2 α 0.5 मतलब 1/2 निकल आया। साइन इस तरफ आकर इनवर्स होगा तो 2 α इक्वल आ जाएगा। अब आप इसमें देखें कि इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, दो एंगल्स निकालने हैं ना, तो सबसे इनिशियल एंगल जो वो एक 30 डिग्री है, एक 150 डिग्री है। जब ये 0.5 आपके पास एंगल है, ये 2 इस तरफ डिवाइड होगा, तो ये आपके पास एंगल 15 डिग्री और 75 डिग्री बन जाएंगे। तो दीज आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एट विच रेंज इज 5 मीटर। जी नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये फार्मूला है, ये भी आप याद कर ले इस फार्मूले को।
ये आपको पता ही है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम है, और जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और अल्फा जो है ये आपके पास है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जी नेक्स्ट एक नोट के तौर पर देखें, द लीस्ट स्पीड्स, जो कम से कम स्पीड है विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। अच्छा, ये में गिवन है कि वो प्रोजेक्टाइल इन दो पॉइंट्स में से लाजमी गुजरे, पी और क्यू। मतलब कुछ आप इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से फॉल करता है। अब सपोज कर लें कि यहाँ पर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट जो है ये क्यू है। इन दोनों पॉइंट्स में से ये प्रोजेक्टाइल लाजमी तौर पर पास करे, और इनकी हाइट्स भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये पी की हाइट जो है ये एच पी है, और क्यू की जो हाइट है वो आपके पास है एच क्यू। तो इस सूरत में जो मिनिमम स्पीड होगी प्रोजेक्टाइल की वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एच पी जो है ये पॉइंट का आपके सामने जो डिस्टेंस मैंने बनाया, इसी तरह एच क्यू और पी क्यू ये इनका आपस में हॉरिजेंटल डिस्टेंस बन जाएगा इस तरीके का। तो ये फार्मूला है जिससे हम लीस्ट स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब पीछे आपने जो पढ़ा वो इस तरह से था कि जिस प्लेन के ऊपर आकर प्रोजेक्टाइल फॉल करेगा वो एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस था। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो फर्श है ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, मतलब फर्श जो है वो तिरछा हो जिसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल ने फॉल करना है, ठीक है, इस सूरत में आपके पास जो रेंज बनेगी। अब इसके मैंने दो केसेस बना लिए हैं कि अगर बीटा आपके पास पॉजिटिव एंगल हो जैसे ये शक्ल में दिखाया हुआ है, और अल्फा से छोटा हो, तो उस सूरत में रेंज जो है उसका फार्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू 2 V0 स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। और इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इस केस में आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 V0 साइन अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई कॉस जी कॉस बीटा। अच्छा, दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि इफ प्लेन इज इंक्लाइंड डाउन टू द हॉरिजेंटल। मतलब आपके पास यहाँ पर जो है ना, सपोज कर ले इस तरह का केस है, जो प्लेन है जिसके ऊपर गिरना है वो प्लेन इस तरह से तिरछा है नीचे, और प्रोजेक्टाइल सपोज यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर फॉल करेगा। अब इस सूरत में ये आपके पास बीटा है और ये नेगेटिव बीटा होगा, ये एंगल नेगेटिव है, और ये आपके पास उसी तरह एंगल जो है एल्फा होगा। सॉरी, एल्फा आपने हॉरिजेंटल के साथ ही लेने हैं, तो ये आपके पास एल्फ है। तो अगर ये सूरत हाल बन जाए तो अब यहाँ पर एंगल जो है नेगेटिव बीटा है, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये जो ऊपर आपके पास फार्मूले हैं इनके अंदर आप माइनस बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें, तो उस सूरत में रेंज का फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि अ कैनन हैज इट्स मैक्सिमम रेंज गिवन बाय आर, देन द हाइट रीच्ड इन सच केसेस। ये मैक्सिमम रेंज हमें दी हुई है, तो उस सूरत में हाइट आपने बतानी है कि हाइट कितनी होगी, ये फोर ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम रेंज का हमने फार्मूला पीछे ये पढ़ा था कि V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी है, और कितने एंगल पर होती है, अल्फा इज इक्वल टू 45 के ऊपर। तो अब अगर हम हाइट निकालें, हाइट का ये फार्मूला है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2G।
अब ये ऊपर वाले फार्मूले से अगर आप वी नॉट स्क्वायर निकाल लें तो जी जो है इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए वी नॉट स्क्वायर की जगह पर आप आर जी लिखेंगे, एंगल आप 45 लिखेंगे। तो इनमें से ये जो जी है इस जी के साथ कैंसल आउट होगा। साइन 45 1/√2 होता है, तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई करें, r/4 आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैनन हैज इट्स मैक्सिमम रेंज गिवन बाय आर देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इन सच केसेस। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी आप देख लें। अब आपने इस दफा टाइम का फार्मूला लगाना है, तो टाइम के फार्मूले को आप उसी तरह से सिंप्लीफाई करें। उनमें ये वी नॉट स्क्वायर पुट कर, वी नॉट की वैल्यू पुट करें, एंगल पुट करें, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपके पास ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।